नमस्कार, मैं सोमवीर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो विषय है वह है टेंशन्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्यों के बीच जो तनाव है उनके प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो इसमें एक नॉर्मल सी जानकारी आप यहाँ पर रखेंगे कि सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में जो भी यहाँ पर टेंशन्स बनी हुई हैं, जो भी यहाँ पर तनाव बने हुए हैं, उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शंस बताएंगे। इंट्रोडक्शंस में आप ये बताएंगे कि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं वो किस प्रकार से हैं। तो इससे पहले हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। इसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं उनके रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम जानकारी रखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच जो तनाव हो रहे हैं उनके महत्वपूर्ण कारण क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शंस के प्रारंभ करेंगे हम। इंट्रोडक्शंस में आप बताएंगे कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे देश का जो संविधान है उसका पार्ट है भाग 11। और इसमें यदि हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 245 से 263 के बीच केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। अब यहीं से ही फिर उनकी जो टेंशन्स हैं, जो उनमें तनाव है, वो शुरू हो जाते हैं, जिनकी व्याख्याएं हम आगे करेंगे। तो ये बातें आप इंट्रोडक्शंस में बताएंगे। इसके साथ में आप यहाँ पर ये भी बताएंगे कि केंद्र और राज्य हैं, भारत में जो भी यहाँ पर फेडरल सेटअप्स जो अपनाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर यूनियन लिस्ट मिलती है, आपको यहाँ पर स्टेट लिस्ट मिलती है, आपको यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट मिलती है। ये जो लिस्ट बनी हुई हैं इनमें भी यहाँ पर टेंशन्स के महत्वपूर्ण कारण हो जाते हैं, के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सब बातें आप यहाँ पर इंट्रोडक्शंस के रूप में बताएंगे कि भारत में केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में जो वर्णन करता है वो यहाँ पर भाग 11 है, वो वर्णन करता है अनुच्छेद 245 से 263 तक। साथ में भारत है, भारत में जो संघीय ढांचा अपनाया गया है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, और भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम आगे डिस्कशन करेंगे इसमें। ये सब बातें आप इंट्रोडक्शंस में आप बताएंगे। इसके बाद में हमारा यहाँ पर जो ये इसके पॉइंट्स हैं वो आपको कराए जाएंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में टेंशन्स हैं, उसके महत्वपूर्ण कारण क्या हैं। तो टेंशन्स के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर 14 पॉइंट्स हैं वो हमने बनाए हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन अपने इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर आपसे डिस्कशन जो करेंगे वो है यहाँ पर कमीशंस बनाएंगे केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी विवाद हो रहे हैं इनको रिफॉर्म करने के लिए, इनमें सुधार करने के लिए कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद हो रहे हैं उनको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर कमीशंस बनाए गए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। और लास्ट में हम बताएंगे आपको निष्कर्ष की उपयुक्त पॉइंट से आप क्या समझते हैं, आप अपने अनुसार इसमें निष्कर्ष क्या दे सकते हैं। अब हम जो जानकारी रखेंगे वो केंद्र और राज्यों के बीच तनाव जो हो रहे हैं उनके महत्वपूर्ण कारण क्या हैं। यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में जो राज्यपाल है, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब राष्ट्रपति हैं ये अपनी स्वेच्छा से तो करता नहीं है, वैसे संवैधानिक रूप में आप बात करना चाहें अनुच्छेद 155
जो बात करता है कि राज्य हैं, राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएगी। अब राष्ट्रपति यहाँ पर संवैधानिक रूप में तो उसको ये पावर्स दी गई हैं, परंतु ये वास्तव में यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है। ये जो कार्य करता है, ये यहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर जो कैबिनेट हैं, मंत्रिमंडल जो बनी हुई है, ये यहाँ पर सिफारिश करेंगी। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, जैसे यहाँ पर कोई भी पीपल है, कोई भी व्यक्ति है, और या दो से अधिक राज्यों के लिए बनाने हैं, वहाँ पर 4-5 लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो उनकी सिफारिश ये प्रेसिडेंट से करता है। तो जैसे ही प्रेसिडेंट के पास फिर ये सिफारिश जाती है तो प्रेसिडेंट फिर आगे किसी स्टेट के लिए यहाँ पर जो राज्यपाल है वो ये नियुक्त कर देता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यही आती है कि राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 155 के अनुसार, और जब नियुक्ति करता है तो ये सिफारिशें यहाँ पर करते हैं। पहले सिफारिश ये करेंगे, फिर ये नियुक्त करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो आती है वो यही है कि जब किसी स्टेट में गवर्नर भेजा जाता है तो यहाँ पर उस राज्य का जो सीएम होता है उससे कोई सलाह नहीं ली जाती। यद्यपि वैसे एक परंपरा के रूप में तो सामान्यतः ये कहा गया था कि जब भी हम किसी राज्य में राज्यपाल भेजते हैं तो वहाँ पर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह ले लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राज्य कई बार ये डिमांड भी करते रहते हैं कि आपने हमारे ऊपर किसी व्यक्ति को थोप दिया गया है। वो कई बार डिमांड्स करते हैं कि ठीक है आप राज्यपाल भेज रहे हैं, लेकिन कम से कम एक बार आप हमसे पूछ तो लीजिएगा कि आपके राज्य में हम इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाकर भेज रहे हैं, तो एक बार कम से कम उनसे राय तो जान लीजिएगा। भेजना तो केंद्र सरकार का काम है। तो इसके बारे में भी जो राज्य हैं, राज्यों और केंद्र के बीच में यहाँ पर टेंशन्स रहती हैं कि राज्यों को मालूम ही नहीं है कि कौन व्यक्ति वहाँ पर राज्यपाल बनकर आ जाए। तो इसके कारण केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में हमेशा तनाव बना रहता है। इसके बाद में आता है डिविजन्स ऑफ पावर। आपको ये जानकारी होगी, हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें भी आपको बताया था कि हमारे देश में जो भारत का संविधान है उसका आर्टिकल है यहाँ पर आर्टिकल 240। ये वर्णन करता है डिविजन्स ऑफ पावर के बारे में, जो भी शक्तियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करता है, जिसमें यहाँ पर एक यूनियन लिस्ट के बारे में बात की गई है, संघ सूची, यहाँ पर राज्य सूची के बारे में बात की गई है, यहाँ पर समवर्ती सूची के बारे में बात की गई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इनके बारे में बात की गई है। मूल रूप से संविधान के बारे में यहाँ पर 97 विषय थे, इसमें 66 विषय थे, इसमें 47 विषय थे। वर्तमान समय में आप जानकारी रखें तो यूनियन जो लिस्ट है इसमें जो विषय हो गए हैं वो यहाँ पर 98 है। स्टेट लिस्ट के बारे में हम बात करें तो स्टेट लिस्ट में यहाँ पर जो विषय हो गए हैं वो 59 है, और कंकरेंट लिस्ट में हम बात करें तो यहाँ पर विषय हो गए हैं 52। इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि यूनियन है, यूनियन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो यहाँ पर रहता है पीएम। शॉर्ट वे में आप याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री और इसकी मंत्रिपरिषद को। स्टेट में यहाँ पर हम बात करें तो कानून बनाने का अधिकार होता है यहाँ पर सीएम। कंकरेंट लिस्ट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर पीएम और सीएम दोनों कानून बना सकते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन टेंशन यहीं पर ही हो जाती है इस वाले पॉइंट्स में कि कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना देती है, राज्य सरकार भी कानून बना देती है। संविधान के अनुसार ये व्यवस्था है कि यदि केंद्र सरकार ने उसी विषय पर कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी उसी विषय पर कानून बना दिया तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाएगा। और यहीं पर ही है वो राज्य टेंशन्स में आ जाते हैं कि राज्य सरकार का जो महत्व है वो यहाँ ज़्यादा नहीं रह पाता है, केंद्र के कानून को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। तो ये एक टेंशन्स का कारण उनके बीच में बन जाता है। इसके साथ में यूनियन लिस्ट में बड़े बड़े विषय शामिल किए गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः केंद्र सरकार को ही रहता है। तो ये एक टेंशन्स का कारण है कि कंकरेंट लिस्ट है उसमें कानून बनाने का जो वास्तव में अधिकार जो मिल जाता है वो केंद्र सरकार को ही मिल जाता है।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेजिडरी पावर के रिगार्डिंग। भारत का जो संविधान है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है, यहाँ पर जो भी लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट, ये जो लिस्ट बनी हुई है इनमें ये जो भी व्यवस्थाएं वो कार्य करती है। इसमें आपको बताया था पीएम कार्य कर रहा है, इसमें आपको बताया था सीएम कार्य कर रहा है, और इसमें पीएम और सीएम दोनों कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो आगे लिस्ट के बारे में। अब कुछ ऐसा रह गया जो अवशिष्ट शक्तियाँ रह जाती हैं, रेजिडरी पावर के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो वहाँ पर स्टेट्स को सौंपे गए हैं। जो राज्य सरकारें हैं अमेरिका में, राज्य सरकारों को ये दिया गया है यूएसए में। ठीक है, आप इंडिया के बारे में हम जानकारी रखें तो हमारे देश में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। यहीं पर ही टेंशन्स हो जाती है राज्यों को। राज्य कई बार डिमांड करते हैं कि आप हमें अवशिष्ट शक्तियाँ तो कम से कम दे दीजिएगा, जिन पर जो भी शेष शक्तियाँ हैं जिन पर हम आसानी से कानून बना सकें। इसके बारे में जो अनुच्छेद वर्णन करता है वो यहाँ आर्टिकल है, आर्टिकल 248, इसका सब क्लाज है 1। ये बात करता है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर केंद्र सरकार को दी जाएंगी। बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रोल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के रिगार्डिंग यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आता है वो यहाँ आता है आर्टिकल 249। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, जिसमें जो भी राज्यसभा है, राज्यसभा का यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्यसभा स्टेट जो लिस्ट बनी हुई है, राज्य सूची के जो भी विषय हैं, जैसे मूल रूप से इसमें 66 थे, अभी वर्तमान समय में इसमें 59 है। तो ये जो भी 59 विषय हैं इनको यदि राज्यसभा यहाँ पर नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है राज्यसभा इस अनुच्छेद के अनुसार, तो यहाँ पर उस विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यहाँ पर हमारे देश के पीएम या आप कहें उसकी पार्लियामेंट, उसको यहाँ पर मिल जाता है। राज्य शिकायत करते रहते हैं कि राज्यसभा ने अपना जो अधिकार क्षेत्र है उसका अतिक्रमण किया है, उसका उन्होंने मिसयूज किया है। ऐसी बातें राज्य सरकारें हमेशा शिकायत करती रहती हैं, जिसमें राज्य सूची पर कानून बना दिए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यहाँ पर इमरजेंसी, आपातकाल। भारत के बारे में हम बात करें तो हमारे देश में जो इमरजेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आर्टिकल है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। ये जो आर्टिकल हैं ये विशेषकर वर्णन करते हैं देश में आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 352 है, ये नेशनल जो इमरजेंसी है उसके बारे में बात करता है कि यदि देश पर आक्रमण हो जाए या देश के किसी भाग में सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आक्रमण होने की आशंका हो, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो ऐसे समय में पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में, जैसे आप इस प्रकार से, मैंने आपको पहले बताया था, ये इंडिया है, सपोज कीजिएगा यहाँ से कोई आक्रमण हो जाता है तो इस एरिया में हो सकता है या पूरे भारत में, यहाँ पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अब यहाँ पर कोई भी सीएम है वो वर्किंग नहीं करेगा, बल्कि पूरे देश का जो प्रशासन है वो प्रेसिडेंट के माध्यम से चलाया जाता है। ये व्यवस्था हमारे संविधान में की हुई है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 356, जो बात करता है राज्य हैं, राज्यों का यदि संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, राज्य है, राज्य की विधानसभा अपना बहुमत खो देती है या राज्य में कहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा उपद्रव हो जाते हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की सिफारिश पर, गवर्नर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यहाँ राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है और यहीं पर ही टेंशन्स पैदा हो जाती है। यहाँ पर भी तो नॉर्मल वे में ठीक है, लेकिन यहाँ एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टेंशन्स हो जाती है कि राज्यपाल, राज्य का प्रशासन ठीक प्रकार से चल भी रहा होता है,
उसके बाद भी वो सिफारिश कर देता है केंद्र सरकार से कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में कहा भी जाता है जिस अनुच्छेद का मिसयूज हुआ है, गलत प्रयोग जो किया है राज्यपालों के माध्यम से, वो इसी का ही किया है, अनुच्छेद 356, जिसमें ये रहता है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि सेंटर है, सेंटर में सरकार अलग कार्य करती है और यदि स्टेट में कार्य अलग करती है तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो जाती हैं। और निश्चित रूप में यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो अनेक बार ऐसा देखा गया है कि केंद्र सरकार से राष्ट्रपति के पास में गलत रिपोर्टिंग कर देता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिएगा, और राष्ट्रपति यहाँ पर स्वतंत्र होता ही है कि जैसे ही यहाँ पर राज्यपाल ने सिफारिश की तो वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देता है। तो इस अनुच्छेद का सबसे ज़्यादा मिसयूज यहाँ पर राज्यपाल के माध्यम से किया गया है। वो रिटर्न में राष्ट्रपति के पास में रिपोर्ट भेज देता है और उसके बाद में राष्ट्रपति फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता। अनुच्छेद 360 इसमें भी यही है कि यदि देश में आर्थिक महामंदी फैल जाए, जैसे वर्तमान समय में हम बात करें तो वर्तमान समय में जो कोरोना काल चल रहा है, इसके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें भी रिट डाली गई थी कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है 360, इसका प्रयोग कर दिया जाए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो नागरिक हैं, नागरिकों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। यद्यपि वो सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उसमें डिसीजन लेगा, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय में ये रिट डाली गई है कि केंद्र सरकार को इस अनुच्छेद का प्रयोग कर देना चाहिए। यद्यपि 1950 से लेकर वर्तमान समय तक इस अनुच्छेद का प्रयोग एक बार भी भारत में नहीं किया गया है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है आर्टिकल 200। अनुच्छेद 200 है, ये भी एक टेंशन्स का महत्वपूर्ण कारण रहा है और इस टेंशन्स में भी यहाँ पर जो राज्यपाल है उसने यहाँ पर नेगेटिव भूमिका निभाई है। कैसे है, जैसे हम स्टेट्स के बारे में बात करें, राज्य के बारे में, तो यहाँ पर कोई भी बिल है, जो प्रस्ताव है, वो एक्ट कब बनता है, वो कानून कब बनता है या लॉ का रूप वो कब धारण करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है कि राज्य की जो एसएलए है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो क्या करती है, उसको पास करती है, उस बिल को, यहाँ पर जो भी बिल होगा इसको पास करती है। जैसे हरियाणा के बारे में हम बात करें, हरियाणा विधानसभा है उस बिल को पास करेगी। पास करने के बाद में ये जो बिल होता है ये गवर्नर के पास में जाता है उस पर हस्ताक्षर के लिए, क्योंकि गवर्नर के हस्ताक्षर के बिना एक्ट का रूप धारण नहीं कर सकता है। यदि पूरे भारत के लिए यहाँ पर कानून बनाना चाहती है संसद, तो संसद है वो अपने बहुमत से वहाँ पर संसद में बिल को पास करती है। उसके बाद में फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास में और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो फिर वो देश में कानून माना जाता है। इसी प्रकार से राज्यों के लिए है कि राज्य सरकार है पहले अपने सदन में उस बिल को पास करती है, उसके बाद में फिर वो गवर्नर के पास भेजते हैं और गवर्नर उस पर अपने जब साइन कर देता है तो गवर्नर के साइन के साथ ही ये जो बिल है ये कानून बन जाता है उस राज्य में, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशंस अनुच्छेद 200 के अनुसार क्या हो जाता है कि राज्यपाल है ये स्वतंत्र होता है, किसी भी बिल को राज्यपाल यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में भेज देता है, राष्ट्रपति के पास भेज देता है और राष्ट्रपति इसको, जो भी यहाँ पर ये बिल भेजा गया था, इसको स्वीकार करे या न करे, उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर आ जाता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी भी प्रस्ताव को, बिल को यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में भेज देता है और प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है बिना कोई कारण बताए हुए। तो ऐसी स्थिति में ये जो अनुच्छेद है ये यहाँ पर टेंशन्स का कारण हो जाता है कि राज्यपाल ने यहाँ पर हस्ताक्षर करने की बजाय अपनी जो शक्ति है उसका मिसयूज किया और इसको प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया,
जो कि बिल बनना चाहिए था, बहुत जल्दी बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कई बार उसमें अनावश्यक देरी हो जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। इसके बाद में जो अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 304, उसका सब क्लास है बी। इसमें ये व्यवस्था होती है कि जो भी कोई एसएलए होती है किसी राज्य की, राज्य विधानसभा होती है, वर्तमान समय में 28 जो राज्य हैं विधानसभाएं हैं कार्य कर रही हैं, स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी एसएलए हैं, उसने कोई बिल वो अपने सदन में प्रस्तुत करना चाहती है, तो इस अनुच्छेद के अनुसार ये है कि यदि वह बिल सार्वजनिक इम्पोर्टेंस का, पब्लिक महत्व का है या वहाँ पर व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, तो उस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व यहाँ पर सबसे पहले ये बिल किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास में, राष्ट्रपति के पास में इस बिल को सबसे पहले कोई भी जो एसएलए होगी वो राष्ट्रपति के पास भेजेगी ये बिल जो है, और उसके बाद में राष्ट्रपति जब अपनी स्वीकृति इसको दे देता है फिर ये जाता है एसएलए के पास में, राज्य विधान सभा के पास में। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आ जाता है अनुच्छेद 304 सब क्लास बी, जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें सार्वजनिक महत्व के, व्यापार वाणिज्य से संबंधित यदि कोई बिल प्रस्तुत करना चाहती है तो सबसे पहले उस बिल को प्रेसिडेंट के पास में उसकी पूर्व स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जब प्रेसिडेंट अपनी स्वीकृति देगा तो फिर ये बिल है यहाँ पर एसएलए में जा सकता है। तो यहाँ पर भी केंद्र और राज्यों के बीच में जो टेंशन्स का कारण रहा है वो अनुच्छेद 304 रहा है, जिसमें राज्य सरकारें हैं वो शिकायत करते रहते हैं कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में जनता के कल्याण के लिए तो कुछ योजनाएं निश्चित रूप में जो कानून है वो बना सकते हैं। तो इसके कारण भी यहाँ पर जो टेंशन्स हैं वो बनी रहती है। में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। केंद्र और राज्यों के बीच में एक जो टेंशन का कारण रहा है वो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज भी रही है। राज्य जो सरकारें हैं, स्टेट जो गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी अपने यहाँ पर सुना होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बने हुए हैं। तो राज्य सरकारें कई बार कहती हैं कि हमारे पास में अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बने हुए हैं, हम अपने राज्य में यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया सिविल सर्विस है, उसके अनुसार आप यहाँ पर जानते ही होंगे जो प्रशासनिक अधिकारी, विशेषकर आप जानते हैं आईएएस, पुलिस के रिगार्डिंग हम बात करें आईपीएस, और विदेश के बारे में हम बात करें आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, और इसके साथ में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दोनों यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये जो अधिकारी होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ये कर्मचारी माने जाते हैं। इनके वेतन का निर्धारण है वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन इनको जो वेतन दिया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से दिया जाता है। तो इनका वेतन होता है वो बहुत उच्च स्तर का होता है, जिसके कारण राज्य सरकारों पर जो आर्थिक बोझ है वो आ जाता है, जिसकी शिकायतें राज्य सरकारें हमेशा करती रहती हैं। राज्य सरकारें कहती भी रहती है कि हम अपने जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके माध्यम से ही अपने राज्य के प्रशासनिक या पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर लेंगे। केंद्र सरकार को हमारे यहाँ पर जो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी शिकायतें सामान्यतः राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं वो करते रहते हैं। राज्य सरकारें ये भी आरोप लगाते रहते हैं कि जब ये आईपीएस, आईएएस, आईएफएस अधिकारी आते हैं, दूसरे स्टेट से आ जाते हैं, तो यहाँ पर राज्य का जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर महत्व नहीं दिया जाता है, और राज्य के स्थानीय लोग अपने उस जो भी एरिया है उनमें बड़े पदों पर नहीं पहुँच पाते हैं। ये राज्य की ओर से अपने कारण हैं वो दिए जाते हैं। तो ये भी एक टेंशन्स का महत्वपूर्ण कारण रहा है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। इसके साथ में राज्य सरकारें हैं वो इनको जो भी आईपीएस ये अधिकारी हैं इनको हटा नहीं सकती है।
हटाने के लिए यहाँ पर यूपीएससी है, यूपीएससी सिफारिश करती है होम मिनिस्टर से, फिर उसके बाद में इनको हटाया जा सकता है। राज्य सरकारों के पास में इनको हटाने का, इनको पद विमुक्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। तो जिसके कारण यहाँ पर एक टेंशन का कारण राज्य सरकारें हमेशा ये प्रश्न उठाती रहती हैं कि आपने हमारे पास में ये अधिकारी भेज दिए और उनके पास में ये अधिकार भी नहीं है कि ये ठीक से कार्य न करें, तो उनको उनके पद से हटा दिया जाए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है और वो है नेशनल प्लानिंग। आप जानते हैं हमारे देश में 15 मार्च 1950 को हमारे देश में यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन की यहाँ पर स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। परंतु इसके कार्यों पर भी राज्य सरकारें हैं वो हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाती रही कि इसने अपना जो कार्य है वो केंद्र सरकार के प्रभाव में आकर किया। राष्ट्रीय जो संसाधन है उनका यहाँ पर केंद्र सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग यहाँ पर किया, और प्लानिंग कमीशन है इसके माध्यम से ही केंद्र सरकार को एक टूल्स मिल गया कि राज्य सूची में भी जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का, क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन उन राज्य सूची के विषयों को भी यहाँ पर शामिल कर देता था कि ये कोई राष्ट्रीय महत्व के हो गए हैं। फिर यहाँ पर राज्यसभा उसके रिगार्डिंग, जैसे प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश कर दी, राज्यसभा उस पर अपनी स्वीकृति दे देती थी, तो ऐसे में उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता। इसका जो हेड होता है वो यहाँ पर पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। यद्यपि वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने यहाँ पर इसके स्थान पर अभी नीति आयोग बना दिया, और नीति आयोग है ये 1 जनवरी 2015 से ये कार्य कर रहा है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है। इसमें भी यही है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। तो राज्य सरकारें इसमें कई बार अपने जो बातें हैं वो रखती रहती हैं कि राज्य सरकारों की बातें हैं वो इसमें सुनी नहीं जाती हैं, राज्य सरकारों की यहाँ पर अवहेलनाएं की जाती हैं। अभी भी ये सिचुएशंस बनी रही है। कई बार तो ऐसा भी करते हैं, राज्य सरकारें डिमांड्स करते हैं कि आप ये जो प्लानिंग कमीशन है या नीति आयोग जो बना हुआ है इसको अभी समाप्त कर दीजिएगा, हम अपने जो राज्य के विकास के लिए स्वयं प्लानिंग बना सकते हैं। यद्यपि ये नेशनल प्लानिंग के लिए है, राष्ट्रीय योजनाओं के ठीक प्रकार से वहाँ पर क्रियान्वयन के लिए ये कार्य करता है, फिर भी यहाँ पर राज्य सरकारें हैं वो यहाँ पर डिमांड्स करती रहती हैं कि ये सेंटर के प्रभाव में कार्य करता है। राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी यहाँ पर बातें नहीं सुनी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें और वो है डेट ऑन स्टेट। राज्य सरकारें हैं उन पर लगातार ऋण बढ़ता जा रहा है। जैसे राज्य सरकारें जब भी अपना बजट प्रस्तुत करती है, मान लीजिएगा राज्य सरकार है उसने अपना कुल जो बजट है वो आप मान के चलें 1000 करोड़ है, इसका बजट प्रस्तुत किया, लेकिन राज्य सरकार के पास में जो आय आई उसके पास में वो यहाँ पर राज्य सरकार के पास में जो आर्थिक संसाधन है वो यहाँ पर आप मान के चलें कि 500 करोड़। राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का बजट प्रस्तुत करना चाहती है, परंतु राज्य सरकार के पास में जो टोटल इनकम है यहाँ पर ये है 500 करोड़। अब राज्य सरकार को यहाँ पर 500 करोड़ रुपए और चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने इस बजट का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कर सकें, अपनी योजनाओं को नागरिकों के हितों के लिए क्रियान्वित कर सके। अब ये 500 करोड़ क्या होता है कि राज्य सरकार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 293, ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अनुसार राज्य सरकार सेंटर जो गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार जो होती है उससे क्या है उधार लेती है, ऋण लेती है। 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार केंद्र सरकार से उधार लेती है, और जब ये ऋण दिया जाता है तो केंद्र सरकार कुछ निश्चित ब्याज दरों पर राज्य सरकारों को ऋण देती है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार से जब उधार लेंगी तो उसको यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य सरकारों को अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, केंद्र सरकार से ऋण लेना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि केंद्र सरकार जो अपोजिशन राज्य सरकारें वहाँ पर होती हैं उनको उच्च ब्याज दरों पर यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराती है, तो जिसके कारण यहाँ पर
एक विवाद पैदा हो जाता है। इसके साथ में अनेक बार ऐसा हो जाता है कि राज्य सरकारों पर बहुत ज़्यादा आर्थिक बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनके ऊपर लोन रहता है बकाया, उसका ब्याज यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर राज्य सरकारें हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ओवर बर्डन ऋण का बना रहता है, जिसके कारण भी यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में टेंशन हमेशा मौजूद रहती है। नेक्स्ट वो है लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण आता है कि राज्य सरकारें हैं उनके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, ये बहुत कम है। आर्थिक संसाधन राज्य सरकारों के पास में बहुत कम है। जैसे आपको बताया गया था कि यूनियन जो लिस्ट है इसमें जो भी विषय दिए गए हैं इन पर जो टैक्स लगाने का, विशेषकर लगाने के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट का होता है। स्टेट के बारे में बात करें, स्टेट लिस्ट में, तो इस पर भी जो कर लगाने का अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जो भी राज्य सरकार होती है उसका होता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकारों के पास में जो कर लगाने की शक्ति है वो बहुत सीमित है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कर लगाने की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। केंद्र सरकार के पास में आर्थिक संसाधन सबसे ज़्यादा है, राज्य सरकारों के पास में आर्थिक संसाधन बहुत कम है। जैसे इसी के रिगार्डिंग ही हम थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन करना चाहें, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारतीय संविधान में 101वां जो संवैधानिक संशोधन किया है, जिसमें जीएसटी के रिगार्डिंग है, जीएसटी वस्तु सेवा कर। इसमें भी यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी है, राज्य सरकारों के लिए यहाँ पर एसजीएसटी है। ये जो यहाँ व्यवस्थाएं बनी हुई है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिपत्य ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। देखिएगा इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, एसजीएसटी सीजीएसटी में भी, दोनों जगह यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके साथ में आईजीएसटी के बारे में हम बात करें, इंटीग्रेटेड जो वस्तु सेवा कर है, इसका निर्धारण भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आ जाता है। यद्यपि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कुछ स्वतंत्रताएं दी है, लेकिन फिर भी जो ऊपर से जो जीएसटी काउंसिल है वो कानून बनाती है कि कहाँ पर कितने % जो टैक्स है वो लगेगा, कहाँ पर 18% है, कहाँ पर 12% है, कहाँ पर 5% है, कहाँ पर जो टैक्स है वो रिजम्प्ट रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इनके बारे में जो निर्णय है वो जीएसटी काउंसिल करती है। राज्य सरकारें हैं वो शिकायत करते रहते हैं कि उनकी जो बातें हैं वो सुनी नहीं जाती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर रहा है कि राज्यों के पास में आर्थिक संसाधन कम है। दूसरा, जो भी ये काउंसिल बनी हुई है उसमें राज्य सरकार हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। केंद्र सरकार यहाँ पर करों का निर्धारण करती हैं, राज्य सरकारें तो बस केवल उसको वहाँ पर अपने पास उस टैक्स को रख लेती है। उसके बाद में नेक्स्ट है और वो है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो अधिकार है, ये जो विषय है ये स्टेट लिस्ट में आता है। लॉ एंड ऑर्डर जो भी कानून व्यवस्था है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य होता है सीएम का। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि राज्यपाल है वो यहाँ पर सिफारिश कर देता है विशेषकर केंद्र सरकार से कि इस राज्य की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इस राज्य की कानून व्यवस्था अभी ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर जो प्रशासन है वो संविधान अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। तो ऐसे में फिर यहाँ पर जो गवर्नर की सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग यहाँ पर कर दिया जाता है। तो जिसके कारण राज्य सरकारें हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था ठीक थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा गया। इसके साथ में कई बार और भी शिकायतें रहती हैं कि यहाँ पर राज्य का जो एरिया है उस राज्य के एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल है, फोर्स है, उसको भेज देती है
और जिसके कारण राज्य सरकारें हमेशा शिकायत करती रहती हैं कि उनका प्रशासन ठीक चल रहा है, यहाँ पर कोई भी सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस बल है उसको भेजने की आवश्यकता नहीं है, राज्य की जो पुलिस है वो उस प्रशासन को संभाल सकती है। तो ये व्यवस्थाएं यहाँ पर ऑटोमेटिक बरकरार रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर सीआरपीएफ को भेज देती है। तो राज्य सरकारें इसकी शिकायत करते रहते हैं कि आपने हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती ये चीज़ें थोप दी गई है। और ये सिचुएशन तब और भी विकट हो जाती है जब सेंटर में अलग सरकार हो और स्टेट में अलग सरकार। इसके बाद में पॉइंट नंबर 13 है और ये है ग्रांट्स फॉर स्टेट। राज्य सरकारों को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अनुच्छेद 275 के अनुसार ग्रांट देती है। और यहाँ पर अब महत्वपूर्ण आ जाता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्वतंत्र होती है कि किस राज्य को कितनी ग्रांट यहाँ पर उपलब्ध कराएं। जैसे यहाँ पर जो भी SC ST से संबंधित जो एरिया जहाँ पर आता है जिस राज्य में, उनके उत्थान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ग्रांट उपलब्ध कराती रहती है। इसके साथ में यदि किसी राज्य में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए वहाँ पर, तो उस एरिया के उत्थान के लिए, उस स्टेट के उत्थान के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को ग्रांट देती है। ग्रांट जो देती है वो वापस नहीं ले जाती है। मान लीजिएगा बिहार है, बिहार में ज़्यादा बाढ़ आती रहती है और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको 1000 करोड़ रुपए दे है, तो ये 1000 करोड़ रुपए बिहार है उसके उत्थान के लिए हैं, ताकि वो अपने बाढ़ से जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर सके, नागरिकों को उचित सुविधाएं वहाँ पर दे सके, इसके लिए है। ये रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है। तो राज्य सरकारें कई बार ये आरोप लगाते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी राज्य को तो ज़्यादा यहाँ पर अनुदान दे दिया और कोई राज्य हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल भी अनुदान नहीं दिया। जैसे इसी में हम माने एक बिहार में बाढ़ आई, इसके साथ में एक झारखंड में बाढ़ आई। बिहार सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुदान दे दिया, झारखंड सरकार को यहाँ पर कम अनुदान दिया। तो इसके कारण भी यहाँ पर एक विवाद बना रहता है कि जो ये ग्रांट्स दी जाती हैं, इन ग्रांट्स में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई बार यहाँ पर सौतेला रवैया अपना लेती है, जिसका आरोप यहाँ पर राज्य सरकारें लगाती रहती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है और ये है फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अनुसार फाइनेंस कमिश्नर की व्यवस्था की गई है कि भारत में जो भी वित्त आयोग है वो स्थापित किया जाएगा और ये अपनी जो सिफारिशें हैं ये यहाँ पर केंद्र सरकार को समर्पित करता है। तो यहाँ पर इस फाइनेंस कमिश्नर के बारे में हम बात करें, जैसे अभी वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। NK सिंह हैं, ये वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं और इसने अपनी जो सिफारिशें हैं वो 2020-21 में अपनी जो सिफारिशें हैं वो प्रस्तुत कर दी। स्टेट हैं, राज्य जो गवर्नमेंट हैं वो कई बार आरोप लगाते रहते हैं कि फाइनेंस कमिश्नर है वो सेंटर के फेवर में ही टैक्स है उनका निर्धारण करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी फाइनेंस कमिश्नर है इसकी जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के माध्यम से की जाती है। प्रेसिडेंट खुद तो स्वतंत्र है नहीं, ये प्रधानमंत्री और इसकी जो कैबिनेट होती है इसकी सिफारिश के आधार पर ये नियुक्ति करता है। अब जिस किसी ने यहाँ पर प्रेसिडेंट ने किसी व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया तो निश्चित रूप में वो केंद्र सरकार के जो फेवर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने के बारे में बात है। यद्यपि कुछ जो फाइनेंस कमिश्नर हैं वो स्वतंत्र रूप में अपना कार्य भी करते हैं और अच्छी प्रकार से वहाँ पर सिफारिशें भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं वो हमेशा शिकायत करती रहती है कि इसमें केवल और केवल केंद्र सरकार का ही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहता है। केंद्र सरकार के अनुसार ही जो फाइनेंस कमीशन है वो सिफारिशें करता है और केंद्र सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आपको बताएंगे वो है कि रिफॉर्म्स। केंद्र और सरकार है इसके बीच में जो तनाव हो रहे हैं, इन तनावों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने खुद यहाँ पर आयोग यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, विशेषकर यहाँ पर 2 आयोग हैं, इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक यहाँ पर रहा है कमीशन और एक यहाँ पर रहा है पुंछी कमीशन। ये 2 महत्वपूर्ण आयोग रहे हैं और इन आयोगों ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। जैसे सरकारी आयोग के बारे में ही हम बात करें, इसका जो गठन है इसके बारे में यहाँ पर जो
सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश थे RS सरकारिया, उसके अध्यक्षता में यहाँ पर एक आयोग बनाया जिसका नाम सरकारिया आयोग वहाँ पर रख दिया गया। 1983 में ये बनाया गया। 1987 में इसने अपने जो रिपोर्ट्स हैं, नवंबर 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट है, ये 1600 पृष्ठों की थी, 1600 पेज जो पेजेस हैं उनकी, और इसमें 247 जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सिफारिशें थी, वो इसके माध्यम से की गई थी कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। इसके बारे में इसने अपनी सिफारिशें की। इसके साथ में वो बहुत सी सिफारिशें थी जिसमें उन्होंने केंद्र को शक्तिशाली बनाने के बारे में तो बात की थी, साथ में ये भी इसने कहा था कि जब भी किसी राज्य में कोई यहाँ पर राज्यपाल अपॉइंट किया जाता है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। बहुत सी सिफारिशें इसने की थी। केंद्र राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए इसने लगभग 247 जो सिफारिशें थी वो की थी। उसके बाद में यहाँ पर पुंची आयोग आता है, और पुंची जो आयोग है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था, जिसमें MM जो पुंची हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने MM पुंची नाम के जो व्यक्ति थे उनके नाम से एक आयोग बनाया गया जिसे पुंची आयोग के रूप में आप जानते हैं। इसने 1456 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिसमें 310 सिफारिशें इन्होंने की। केंद्र और राज्यों के संबंधों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है इसके बारे में इसने अपनी जो सिफारिशें हैं वो की थी। और ये 2007 में इसका गठन किया था MM पुंची का, और इसने जो अपनी सिफारिशें हैं वो 2010 में प्रस्तुत की थी। लगभग 310 सिफारिशें इसने प्रस्तुत की थी। तो ये हमने जो जानकारी रखी वो जानकारी रखी है केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के महत्वपूर्ण कारण, इनके बारे में जो सुधार के लिए जो आयोग बनाए गए उनके बारे में। अभी हम यहाँ पर अपने जो लास्ट पॉइंट था क्वेश्चन का उसके अनुसार हम बात करें वो है निष्कर्ष। तो केंद्र और राज्यों के बीच में बहुत से तनाव हैं और इसके बीच में बहुत से आयोग यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र और राज्यों के बीच में जो तनाव है वो बने रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो तनाव का महत्वपूर्ण कारण रहा है वो यही है कि राज्यों के पास में आर्थिक संसाधन कम है और अनुच्छेद 356 है, इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिसयूज़ किया गया है। इसमें यदि सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अनुच्छेद 356 का कम से कम प्रयोग किया जाए और यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। तो हमने बात की यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच तनावों के कारण उसके लिए गठित किए गए, सुधार के लिए गठित किए गए आयोगों के बारे में। इसमें यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।